हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जीके क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन करेंगे। पार्ट नंबर 4 रहेगा, पर्यावरण संबंधित इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और अगर वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग यह किया गया अर्नस्ट हैकेल 1869 में। अर्नस्ट हैकेल 1869 में इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसे प्रदान है? तो पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा भी अर्नस्ट हैकेल को प्राप्त है। किसे को? अर्नस्ट हैकेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी के अंदर क्या अध्ययन करते हैं हम? किसके बारे में अध्ययन करते हैं? वातावरण एवं जीव समुदाय का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम वातावरण और जीव समुदाय का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। तो जो रंध्र होते हैं पत्तियों में, उनका जो खुलना और बंद होना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रकाश पर। किस पर? प्रकाश पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 5। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जैविकीय है। क्या है? जैविकीय है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 6। विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसकी होती है? विटामिन ए, डी और कैरोटीन के निर्माण में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, केवल 15 से 10 मिनट में हम इसको कवर अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? केवल 40 क्वेश्चन है हमारे इसके अंदर, मैंने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7। छाया प्रिय पौधे को क्या कहते हैं? तो जो छाया प्रिय पौधे होते हैं, जिसको छाया में ज़्यादा अच्छे से वो ग्रो करते हैं, तो वो पौधे क्या कहलाते हैं? हेलियोफोबस। क्या? हेलियोफोबस कहते हैं। हेलियोफोबस। क्वेश्चन नंबर 8। एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप कितना है? तो एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9। एंजाइम का विकृतीकरण को हो जाता है। तो एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। तो एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। अल्पाइन वृक्ष भारत में मिलते हैं। अल्पाइन वृक्ष भारत में कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं? अल्पाइन वृक्ष 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वृक्ष भारत में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। स्थायी बर्फ लाइन को भारत में ऊंचाई कितनी है? जो स्थायी बर्फ होती है उस लाइन की ऊंचाई भारत में कितनी है? 4000 मीटर। 4000 मीटर स्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई, इससे कम नहीं होती है, तो 4000 मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 12। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है वसंतीकरण। क्या कहलाता है? वसंतीकरण। क्वेश्चन नंबर 13। मरुदभिद पौधे में प्राय पत्तियां बदल जाती हैं। तो कीटों में बदल जाती हैं। किसमें? कीटों में बदल जाती है। मरुदभिद पौधे में प्राय पत्तियां बदल जाती हैं, यह कीटों में बदल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14। आर्द्रता को मापा जाता है। तो आर्द्रता को मापा जाता है सापेक्षित आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। आर्द्रता को कैसे मापा जाता है? सापेक्षित आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। क्वेश्चन नंबर 15। वनस्पतियों के सड़ने से गैस की मात्रा निकलती है। तो कौन सी गैस की मात्रा निकलती है वनस्पतियों के सड़ने से? मीथेन गैस की मात्रा निकलती है वनस्पतियों के सड़ने से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो आर्गन गैस है वह पाई जाती है हमारी 0.93%। 0.93% है वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ 8 बजे क्लास सब अटेंड
किया करें, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी के क्वेश्चन हमारे रहते हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। पौधों को की सबसे पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है। जो सबसे पोषक तत्वों से युक्त कौन सा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है पौधों में, तो यह ह्यूमस। क्या है? ह्यूमस है पौधे की सबसे पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो भारत में जो अवनालिका है, अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है मालवा पठार क्षेत्र। कौन सा पठार? मालवा पठार क्षेत्र चंबल घाटी क्षेत्र में। कहाँ पर है मालवा पठार क्षेत्र? चंबल घाटी क्षेत्र में है। यह है भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, संसार का सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान स्थित है। तो संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान कहाँ है? चीन में स्थित है। कहाँ पर? संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंचाई मृदा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वानतोद्र मृदा। वानतोद्र मृदा कहलाती है। वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंचाई गई मिट्टी को कहते हैं वानतोद्र मृदा। क्वेश्चन नंबर 21, आर्द्रमृदा के संस्त्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अधोमृदा के संस्त्र को कहते हैं संस्त्र बी। क्वेश्चन नंबर 22, मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो मृदा में कितना औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? 5.0% मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, 5.0%। क्वेश्चन नंबर 23, देश की प्राकृतिक पूंजी से सम्मिलित किए जाते हैं। तो देश की जो प्राकृतिक पूंजी में क्या सम्मिलित किए जाते हैं? प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल और खनिज। ये प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक पूंजी, देश की प्राकृतिक पूंजी वन, पेड़ और जल और खनिज, ये 3 मेन है। क्वेश्चन नंबर 24, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? जो संसाधन हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पूंजी तथा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक पूंजी तथा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं हमारे जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। तो क्या किया गया था 1972 में आयोजित? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1972 में आयोजित किया गया था। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर शेयर नहीं की है तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 27 क्वेश्चन, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। ठीक है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERT अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है? यह है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान है नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। तो NEERT का कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है यह NEERT RI। क्वेश्चन नंबर 30, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण
कि यानी उसका बचाव, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध या नियंत्रण, उस पर नियंत्रण करना, नियंत्रण एवं नियंत्रण, ये आगे ना दोनों अक्षर, तथा निर्धनता को घटाना, ये है सतत विकास की आवश्यकता। सतत विकास, ठीक है, सतत विकास मतलब निरंतर विकास के लिए क्या जरूरी है? जैविक विविधता का संरक्षण, किस बचाव करना जैविक विविधता का, और प्रदूषण का निरोध या नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना, यह है हमारे सतत विकास की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी शिखर सम्मेलन की योजना किया गया था, तो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था रियो में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? रियो में। क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो 1992 में, वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरिया जो है ब्राज़ील में, ये सबसे पहला जो है 1992 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1992 में। कहाँ पर आयोजित किया गया? ब्राज़ील में और रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, ये हमारे हो गए 32 क्वेश्चन। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। 33 क्या है? रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। जो रियो 20 है घोषणा पत्र था, उसका शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वॉन्ट। द फ्यूचर वी वॉन्ट उसका क्या था? घोषणा पत्र का शीर्षक था। ठीक है, ये है इंग्लिश में द फ्यूचर दी वांट। ठीक है, ये था इसका क्या शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह मिलता है उसको कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। 34 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, केवल 40 क्वेश्चन करेंगे हम। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं की है तो फिर आप भूल जाते हो। क्वेश्चन नंबर 35, वायु है एक। क्या है? वायु एक है मिश्रण है। किसका? गैसों का मिश्रण है। वायु है एक मिश्रण। और कौन कौन सी गैसें इसमें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% या 0.033%। तो नाइट्रोजन है हमारी 78% है हमारे वायुमंडल में। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, अगर पूछ ली जाए हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम गैस का पूछ लिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.038%। ठीक है, और हमारी ऑक्सीजन गैस के बारे में पूछ लिया जाए तो ऑक्सीजन गैस हमारी 21% है। और आर्गन गैस का अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो 0.93% है। तो चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से करना है। 37 क्वेश्चन, नोबल गैसों में से वह गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो कौन सी गैस है? रेडॉन। रेडॉन ऐसी गैस है जो नोबल गैसों में है और जो यह वायु में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 38, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, जो वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है किसका? नाइट्रोजन का। ये आ गया ना क्वेश्चन। तो इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि आर्गन गैस कितनी है? 0.93%, और ऑक्सीजन गैस कितनी है? 21%, और नाइट्रोजन है 78%, सबसे ज़्यादा है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 0.038% है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ? जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय यह हमारा कहाँ है? जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ। तो विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय कब लागू हुआ था? विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ था
23 मार्च 1950 को। कब? 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ था। ये हो गए हमारे 40 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली करते हैं। जीके की क्लास हमारी होती है 8 बजे। प्लीज़ टाइम से क्लास में आ जाया करें। और डेली हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और कम सीखते हैं लेकिन अच्छा सीखते हैं, नया सीखते हैं। तो प्लीज़ क्लास में आ जाया करें। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। गुड नाइट।